नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की सभी बड़ी सुर्खियां, देंगे आपको खेल जगत की जानकारी भी। करिए अपने दिन की शुरुआत टॉप न्यूज के साथ। सबसे पहले नजर टॉप न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज जारी करेगी नए भारत का रोड मैप। 2047 तक देश को विकसित बनाने पर होगा जोर। अर्थव्यवस्था के नीतिगत लक्ष्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण होंगे शामिल। सीमा की स्थिति भारत चीन के आगे के संबंधों को करेगी तय। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट समारोह में विदेश मंत्री का बयान, कहा संकीर्ण नजरिया एशियाई महाद्वीप के हित के खिलाफ। 2021 में सड़क हादसे में 1,73,000 लोगों की गई जान। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का खुलासा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में इजाफा। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में खतरे के निशान के ऊपर गंगा का जलस्तर। केरल के इडुक्की में बारिश के कारण भूस्खलन में 5 की मौत। दोपहिया वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर, दिल्ली स्टार्टअप ने बनाया प्रदूषण रोधी हेलमेट। प्रदूषण से 80% तक बचाएगा अनोखा हेलमेट। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज दिल्ली में इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी करेगी। ये दस्तावेज भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक के लिए दिशा निर्देश है। इसका मकसद 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है। इसमें अर्थव्यवस्था के नीतिगत लक्ष्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण शामिल हैं। इंडिया @100 दस्तावेज परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय, सदस्य संजीव सान्याल और G20 के शेरपा अमिताभ कांत की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। सीमा की स्थिति भारत और चीन के बीच आगे के संबंधों को तय करेगी। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बातें कही। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि संबंध पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हित पर आधारित होने चाहिए। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कई बिंदुओं पर दोनों देशों में जारी सैन्य गतिरोध के बीच विदेश मंत्री की टिप्पणी आई है। एस जयशंकर ने कहा कि एशिया का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि निकट भविष्य में भारत और चीन के संबंध कैसे विकसित होते हैं। Much of the future of Asia depends on how relations between India and China develop in the foreseeable future. For ties to return to a positive trajectory and remain sustainable, they must be based on the 3 mutuals: mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. Their current status is, of course, well known to all of you. I can only reiterate that the state of the border will determine the state of the relationship. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, समझना चाहेंगे भारत और चीन के भविष्य कैसे होंगे निकट भविष्य में। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि एशिया का भविष्य कैसा होगा। भारत की जो रणनीतिक स्ट्रेटेजी है उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, एशिया इंस्टीट्यूट से जो विदेश मंत्री जयशंकर ने बयान दिया है उसका मतलब साफ है कि देखिए, अभी हम ये मानते थे कि यह जो सदी है वो एशिया की सेंचुरी है और एशिया की सेंचुरी में भारत और चीन 2 बड़े देश हैं। सबसे बड़ी जनसंख्या दुनिया की है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोनों एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन दोनों की अर्थव्यवस्थाएं भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करती है। ऐसे में अगर सीमा पर विवाद होगा तो सीमा पर विवाद होने के कारण सहयोग के अन्य जो रास्ते हैं उन पर असर पड़ेगा और इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि आगे आने वाला जो भविष्य है वह सीमा पर क्या स्थिति रहती है एशिया में और खास करके चीन और भारत के बीच, उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि देखते हैं आप कि कोरोना पीरियड में भी भारत ने बहुत सारे देशों की मदद की, चीन की तरफ से भी एक कई तरह से मदद का ऑफर हुआ, लेकिन वो जो एक होना चाहिए सहयोग का जो माहौल होना चाहिए, सहयोग का माहौल नहीं बना, विवाद का माहौल रहा पूरे कोरोना पीरियड में भी और उसके बाद भी। तो इसीलिए ये बात काफी मौजूद है कि जो आने वाली शताब्दी है, जो आगे आने वाला समय है, उसमें सीमा विवाद को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से
से हल करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक सपना है कि एशिया की सेंचुरी बनेगी, वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। पराक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज से रूस में शुरू हो रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय और चीनी सैनिक भाग लेने वाले हैं। वोस्तोक 2022 नाम का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगा। इस रणनीतिक युद्धाभ्यास में 50,000 से अधिक सैनिक, 5,000 से अधिक आयुध और सैन्य हार्डवेयर, 140 विमान, 60 लड़ाकू जहाज, गन बोट और सहायक पोतों को एक साथ लाया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में रूस, चीन और भारत के अलावा लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और कई पूर्व सोवियत राष्ट्रों के सैनिक भी भाग ले रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पाद पहल के एकीकरण का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डिजिटल व्यापार के लिए ओपन नेटवर्क खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाकर एक जिला एक उत्पाद की सीमाओं को और विस्तृत करने में मदद करेगा। उन्होंने जैम पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद गिफ्ट कैटलॉग का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के जिलों और गांवों में करोड़ों प्रतिभाशाली बुनकर, कारीगर और शिल्पकार रहते हैं। इनकी कला को बड़ा मंच मिलना चाहिए और देश में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। Can we all at the states, wherever the center can do, wherever handicraft, handloom can contribute, can we all make an effort to immediately, faster the better, get our products the GI tag wherever it falls within that category? Some of the European countries are very conscious about this. And they get it very quickly whenever they have any product which they believe is indigenous to them or originally from there. सरकारी विभागों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की ओर से 55 मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दंडित करने की सिफारिशों को नहीं माना है। सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट 2021 में कहा गया कि सिडबी, बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली जल बोर्ड में ऐसे 4 मामले हैं, जबकि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 3 मामलों में अपने कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में उसकी कुछ अहम सिफारिशों को नहीं माना गया। सीवीसी की ओर से कहा गया कि आयोग की सिफारिशों को नहीं मानना या आयोग से विचार विमर्श नहीं करना सतर्कता की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 2021 में करीब 4.22 लाख यातायात दुर्घटनाओं में 1,73,00,000 लोगों की जान चली गई। देश में यातायात दुर्घटनाओं की संख्या 2020 में 3,68,828 से बढ़कर 2021 में 4,22,659 हो गई। वहीं देश के 19 महानगरों में महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे असुरक्षित स्थान है। यहां महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा देश में सबसे ज्यादा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सूरीनाम के लाला रुख संग्रहालय और सूरीनाम हिंदी परिषद के कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विदेशी सरजमी पर हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रयासों की सराहना की। संग्रहालय में प्रवासी भारतीयों का इतिहास दिखाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने संग्रहालय में मौजूद 1873 से 2022 तक प्रवासी भारतीयों की यात्रा, उनके रहन सहन, औजार और सामान की झलक देखी। लोकसभा अध्यक्ष ने सूरीनाम हिंदी परिषद का कार्यालय भी देखा। उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए परिषद के काम की सराहना की और जल्द ही हिंदी की पुस्तकें भेजने का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां अपना रौद्र रूप दिखाने लगी हैं। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बाद एक पुराने घर की छत गिर गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। वाराणसी मंडल के कई जिलों में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। वाराणसी में गंगा की उफनाई लहरों ने 80 घाट को पूरी तरह डुबो दिया है। 80 से नगवा वाली सड़क पर नावें चल रही हैं। मिर्जापुर में गंगा लाल निशान को पार कर गई है, तो बलिया में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान
71.26 मीटर से 61 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। वहीं प्रयागराज में भी गंगा यमुना खतरे के निशान से 1.10 मीटर ऊपर है। बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। रास्ते बंद हो गए हैं और बाढ़ का पानी निचले इलाकों के घरों में घुस गया है। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य भी तेज कर दिया गया है। केरल के इडुक्की जिले के एक गांव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बचाव कर्मियों ने 5 शव बरामद किए हैं। यहां पहाड़ी इलाकों में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। मौसम विभाग ने कासरगोड को छोड़कर सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल समाचार आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you also know we have fundamental duties? The duty towards our nation, to defend the country and render national services when called upon to do so. Jai Hind. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर टॉप 10 हेडलाइंस पर। नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर बातचीत की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वायुसेना के एक प्रमुख रडार स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली के कामकाज का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा करेंगे। अमित शाह G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 31 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। वो 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ तीसरी भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमों को सूचीबद्ध करने के लिए नई प्रणाली तैयार कर रहा है। उन्होंने नई व्यवस्था 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सोमवार को दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया। बहुमत साबित करने के लिए आज विधानसभा में चर्चा और मतदान होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हंदवाड़ा नार्को आतंकवाद मामले में जम्मू के कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से चलाए जा रहे मादक पदार्थ आतंकवाद मॉड्यूल के एक सरगना को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत से संबंधित परिस्थितियों की जांच करने वाली न्यायमूर्ति अरमुग स्वामी आयोग की रिपोर्ट में उनके करीबी वीके शशिकला और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। निजी स्कूलों में 20% आर्थिक पिछड़े वर्ग की सीटों पर दूसरी से 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ। आज इस बाबत निदेशालय ने जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में एनएससी की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला अवैध तरीके से फोन टैप करने और एनएससी कर्मचारियों की जासूसी कराए जाने से जुड़ा है। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों की। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1136 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तबाही पर दुख जताया और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की कामना की।
पिछले 24 घंटों में 119 लोगों की मौत पाकिस्तान में हुई है। बाढ़ की विभीषिका का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 करोड़ 3 लाख लोगों को, यानी देश की कुल आबादी के करीब 7वें हिस्से को विस्थापित होना पड़ा है। देश का दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इस भीषण आपदा का सामना करने में मुश्किलों से जूझ रहे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है और कई देशों ने एकजुटता संदेशों के साथ मानवीय सहायता भेजी है। देश में आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की अपील के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचने लगी है। भारत समेत 10 देशों की 24 कंपनियों ने संकटग्रस्त श्रीलंका में पेट्रोलियम उत्पाद बेचने में रुचि दिखाई है। श्रीलंका के बिजली और ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, चीन, भारत, रूस, ब्रिटेन, मलेशिया, नॉर्वे और फिलीपींस की 24 कंपनियों ने EOI जमा किए हैं। इन कंपनियों ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति अब इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और 6 सप्ताह में प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार और पेट्रोलियम पदार्थों की भारी तंगी से जूझ रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन ने दौरे पर आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम से कर्ज के बोझ से दबे अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों का ख्याल रखने का अनुरोध किया है ताकि वो जरूरी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। श्रीलंका को राहत पैकेज देने पर चर्चा के लिए IMF की टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में तनाव कम करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाने का आह्वान किया है। रूस ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निरीक्षकों की परमाणु संयंत्र की यात्रा से पहले यूरोप को खतरे में डालने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा कि वो और उनके विशेषज्ञ यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के लिए निकल चुके हैं। राफेल ग्रोसी ने लंबे समय से जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में उनके विशेषज्ञों के जाने के लिए अनुमति मांगी थी। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के शीघ्र बाद रूसी सैन्य बलों ने जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया था। ग्रोसी ने 13 अन्य विशेषज्ञों के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि यूक्रेन और यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की रक्षा करनी होगी। दल इस सप्ताह के अंत तक जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पहुंच जाएगा। विशेषज्ञ संयंत्र को भौतिक रूप से हुए नुकसान का आकलन करेगा, सुरक्षा प्रणालियों की कार्यक्षमता का पता लगाएगा और कर्मचारियों की स्थिति सहित अन्य चीजों का मूल्यांकन भी करेगा। रूस और यूक्रेन ने इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में या उसके आसपास हाल ही में रॉकेट और तोपों से हमले का दावा किया है। इन हमलों से विकिरण का रिसाव बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। ऐसे में विशेषज्ञों के जल्द वहां पहुंचने की खबर बेहद महत्वपूर्ण है। इराक में राजनीतिक संकट लगातार जारी है। मुक्तदा अल सदर के राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने के बाद देश में हिंसा भी भड़क उठी है। मुक्तदा अल सदर के नाराज समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। राजधानी बगदाद में उग्र प्रदर्शन की वजह से दंगे जैसे हालात बन गए। मुक्तदा अल सदर के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। नासा के महत्वाकांक्षी नए चंद्र रॉकेट के प्रक्षेपण की अंतिम तैयारियों के दौरान ईंधन के रिसाव और दरार का पता चलने के बाद प्रक्षेपण टाल दिया गया। नासा की ओर से नई लॉन्चिंग विंडो का जल्द ऐलान किया जाएगा। प्रक्षेपण का अगला प्रयास अब शुक्रवार से पहले नहीं होगा। नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट में करीब 10 लाख गैलन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरने की प्रक्रिया को उसी स्थान पर अत्यंत विस्फोटक हाइड्रोजन के रिसाव के कारण बार बार रोका और शुरू किया। रिसाव उसी जगह दिखाई दिया जहां पहले भी ड्रेस रिहर्सल के दौरान सीपेज दिखाई दिया था। यह प्रक्षेपण 50 साल पहले अपोलो कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद से पहली बार चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के अमेरिका के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। 322 फुट लंबा रॉकेट नासा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह रॉकेट करीब 42 दिनों के मिशन पर बिना चालक दल वाले आर्यन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा। स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा तक जाएगा और कुछ छोटे उपग्रहों को कक्षा में छोड़कर खुद कक्षा में स्थापित हो जाएगा। इस मिशन के जरिए नासा स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग हासिल करेगा, साथ ही चंद्रमा के आसपास के हालात की जांच भी करेगा।
और अब बात खेल जगत से जुड़ी आने वाली बड़ी खबरों की। एशिया कप में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। एशिया कप में शानदार आगाज करने वाली अफगानिस्तान की टीम आज अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। पहले मैच में श्रीलंका को हराने के बाद अफगानिस्तान की टीम का मनोबल काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम भी कम नहीं आंकी जा सकती। एशिया कप में बांग्लादेश की कमान दुनिया के सबसे शानदार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के हाथों में होगी। क्रिकेट फैंस को आज एक बड़ा रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। मैच आज शाम 7:30 बजे शारजाह में खेला जाएगा। वहीं आज से जापान के ओसाका में जापान ओपन बैडमिंटन की शुरुआत हो रही है। भारत की ओर से साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय जापान ओपन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकल शटलरों में शामिल होंगे, जबकि ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद और ध्रुव कपिला एम.आर. अर्जुन की जोड़ी मैदान में उतरेगी। इवेंट में हाल ही में विश्व चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन और अकाने यामागुची के साथ कैरोलिना मरीना और ताई ज्यू यिंग भी दिखाई देंगे। राजधानी दिल्ली के आसपास वायु प्रदूषण के चलते लाखों लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में ऑफिस हो या घर के अंदर तो एयर प्यूरिफायर लगाया जा सकता है, लेकिन जो लोग बाइक पर चलते हैं उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए एक ऐसा हेलमेट बनाया गया है जो प्रदूषण को 80% तक कम कर देता है। दिल्ली की एक स्टार्टअप कंपनी ने एक एयर प्यूरिफिकेशन यूनिट के साथ मिलकर एक हेलमेट डिजाइन किया है। इस हेलमेट में फिल्टर और बैटरी से चलने वाला एक पंखा लगा है। इसका बैकअप 6 घंटे का है। इसे माइक्रो USB स्लॉट के जरिए चार्ज किया जा सकता है। इस हेलमेट की कीमत 4,500 रुपए यानी कि $56 तय की गई है। It's an anti-pollution helmet, and it's a air purification system integrated into a two-wheeler rider's helmet. In India, on the roads, you've got more than 20 crore two-wheelers, and every year approximately 10% get added. So it's an immense market. It's an anti-pollution helmet, and it's a air purification system. प्रदूषित शहरों में भारत के दिल्ली और कोलकाता पहले और दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि मुंबई इस सूची में 14वें स्थान पर रहा है। इन तीनों शहरों के अलावा शीर्ष 20 में भारत का एक भी शहर नहीं है। इस रिसर्च के लिए दुनिया के 7,000 शहरों को शामिल किया गया है। और टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। कल आपके साथ टॉप न्यूज में फिर मुलाकात होगी ठीक सुबह 9 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। तब तक के लिए नमस्कार। 30 अगस्त वर्ष 1888 में कनाईलाल दत्त का जन्म बंगाल में हुगली जिले के चंदन नगर में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। युगांतर नाम से क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से कनाईलाल क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट पर आक्रमण किया। इस घटना के दौरान उन्होंने जेल के अंदर एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत कनाईलाल दत्त पर इस हत्या का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 10 मई वर्ष 1908 में कनाईलाल दत्त को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। 30 अगस्त वर्ष 1984 में डिस्कवरी ने अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी। डिस्कवरी नासा का एक अंतरिक्ष यान है जिसे एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा सफर करने वाला यान है। इसे ऑर्बिटर वाहन के रूप में भी जाना जाता है। इसे पहली बार अमेरिका में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। उड़ान भरते ही यह 8 मिनट के भीतर पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में था। स्पेस शटल डिस्कवरी कई वैज्ञानिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की मरम्मत करने और अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में गया था। अपनी पहली उड़ान में डिस्कवरी ने 6 दिन की यात्रा पूरी की। चालक दल ने लगभग 40 लाख किलोमीटर की यात्रा के साथ पृथ्वी की कक्षा के 97 चक्कर लगाए।